बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शरद पवार की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जैसा चाणक्य, शरद पवार जैसे राजनीतिज्ञ जिसको कहा जाता है कि बहुत ही माहीन और बारीक राजनीति की समझ वो रखते हैं और एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था कि बीजेपी की जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं शिंदे को बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। वो खुद इस फैसले से, जब उन्हें पता चला कि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम होंगे, तो खुद उनके लिए ये चौंकाने वाला फैसला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। शरद पवार का बड़ा बयान कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम की कुर्सी संभालेंगे। आपको बता दें, शरद पवार का बयान आया है इस वक्त। शरद पवार का बड़ा बयान कि कभी नहीं सोचा था कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक ने सभी को, और आपको बता दें इस वक्त एक और अपडेट आ रहा है कि थोड़ी देर में शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक होगी। आपको बता दें कि शरद पवार ने यह भी कहा है कि शिंदे से बात हुई है और उन्होंने उनको बधाई दी है और सतारा के लिए गर्व की बात बताया है उन्होंने, शिंदे का सीएम बनना। शरद पवार की तरफ से अपडेट ये आ रहा है कि उन्होंने शिंदे को बधाई दी और कहा कि ये सतारा के लिए गर्व की बात है और साथ ही उन्हें एक बड़ा गर्व का विषय बताया है। शिंदे का सीएम बनना सतारा के लिए गर्व की बात, और साथ ही साथ शरद पवार ने कहा है कि उन्हें कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि शिंदे सीएम बनेंगे। इस बीच आपको बता दें कि शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में ये कैबिनेट की बैठक होगी और अभी तक इसको क्या कुछ पद मिलता है, क्योंकि पहले जो गणित आ रहा था सामने उस हिसाब से आ रहा था कि सीएम जो है वो बीजेपी का होगा। लेकिन अब क्या महत्वपूर्ण विभाग, जब डिप्टी सीएम का पद संवारा गया है, तो क्या अब महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाते हुए देख सकते हैं। एनके सिंह जी इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे समझते हैं। एनके सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही, क्योंकि अभी अभी जो खबर आई है पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, तो क्या मंत्रिमंडल की तस्वीर अब बदली हुई नजर आ सकती है? क्योंकि पहले सीएम बीजेपी का था, डिप्टी सीएम शिंदे थे और उसके बाद जो बार्टर होना था कि शिवसेना से कितने और कौन से पद मिलेंगे, कौन से विभाग मिलेंगे। लेकिन अब जब बीजेपी ने खुद को बैकस्टेप लिया है, तो क्या महत्वपूर्ण पद अब बीजेपी के खाते के मंत्रियों के हिस्से में जाने वाले हैं? आपने कहा है जो पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। आप सोचिए, एक 39 मेंबर की पार्टी, 40 या 42 भी मान लीजिए अगर, तो 42 मेंबर की पार्टी, जाहिर है कि उसका जो पीछे से कंट्रोल होगा वो बीजेपी के पास होगा। पॉलिसीज वो बनाएंगे, इंप्लीमेंट ये करेंगे। इसका जो सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है, जितने भी हार्डकोर हिंदुत्व के एस्पेक्ट है वो शिवसेना के नाम चले जाएंगे, मतलब कि ये शिंदे के नाम चले जाएंगे, और सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एक प्लैंक है वो बीजेपी अपने पास रखेगी। और इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक नया काउंटर एफर्ट होगा, जिसमें शरद पवार के मराठा उसको इमोशन को न्यूट्रलाइज किया जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ हार्डकोर हिंदुत्व जो शिवसेना का है उसको ये शिंदे अपने पास रख लेंगे। तो ये पॉलिटिकली अगर आप देखिएगा तो सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस में इतना बढ़िया स्टेप बीजेपी का हो नहीं सकता कि अगर जब भी चाहेंगे वो गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, लेकिन गिराने की जगह वो कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स दें और हिंदुत्व का जो प्लैंक है उसको, जो कि एक ये माना जाता है उद्धव ठाकरे से अब हट रहा है, तो उसको ये और मजबूत करना चाहेंगे ताकि 2024 के चुनाव में उसका लाभ मिले, और उसके पहले जो अभी उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है उसमें भी उसका लाभ पूरी तरह से मिले। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है, आपने सही इस्तेमाल किया। ये मास्टर स्ट्रोक है जिसमें कि आप सब कुछ करेंगे लेकिन उसके नेगेटिव आपकी तरफ नहीं लगेंगे, पॉजिटिव सारे आपकी तरफ। बिल्कुल, यानी कि आप जो हिंदुत्व का एजेंडा, जब कट्टर होने का नाम लगेगा आप पर हिंदुत्व को रोल को प्ले करते हुए, तो अब आप कहेंगे कोई शिवसेना की सरकार है, वो सीएम है, तो वो इस तरह की आइडियोलॉजी साथ लेके चल रहे हैं और बैकहैंड से सब कुछ आप डिसाइड कर रहे होंगे। हमारे साथ धीरेन्द्र जी भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए। धीरेन्द्र जी, अब से कुछ ही देर में अपडेट आ रहा है कि अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की, शिंदे कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। क्या कुछ अभी तस्वीर साफ हुई है उस कैबिनेट की? क्या कुछ अपडेट आपके पास है उसको लेकर? गए हैं, निकले हैं वो, और पूरा का पूरा मुख्यमंत्री पद का मुख्यमंत्री जो है पूरे काफिले के साथ यहाँ से जा रहे हैं, मंत्रालय जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहली मीटिंग वहीं है और उसी में जो कुछ फैसले ज़रूर होंगे इस तरह के जो इमोशनल होंगे और जो शिवसेना की जो बेसिक आइडियोलॉजी है उसके साथ मैच करते हुए होंगे, क्योंकि पूरी लड़ाई पिनाज इस वक्त
उस वोट बैंक को कब्जाने की है जो शिवसेना के साथ जुड़ा था और जो डायरेक्ट बीजेपी पर ट्रांसफर नहीं होता था। तो मुझे लगता है ये उस तरफ है। हाँ, थोड़ी सी एक बात मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा इनके सिंह सर के बातचीत में कि ये एक मास्टर स्ट्रोक ज़रूर था, लेकिन मुझे एक चीज़ लगती है कि जिस तरह से पहले नैसर्गिक गठबंधन नहीं था महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा, उसी तरह से ये नैसर्गिक वरीयता क्रम नहीं है। नैसर्गिक जो एक हायरार्की है वो नहीं दिख रही है। 2 बार के मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाना और शपथ ग्रहण के समारोह के बीच में ये सुनना कि देवेंद्र फडणवीस तुम संघर्ष करो, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुझे लगता है पिनाज ऐसे समय पे इस तरह की शहनाई नहीं सुनते हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, और कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले खबरें आई कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई मैं सरकार से बाहर रहूंगा, हमारे विधायक सरकार में शामिल होंगे, उसके बाद अचानक से जेपी नड्डा का बयान आना, फिर उसके बाद उनका सरकार में शामिल होना, फिर ऐसी खबरें आना कि अभी ऊपर 1 कुर्सी लगी है, 2 कुर्सी लगी है। अमूमन ऐसा होता नहीं है जब बीजेपी कुछ फैसले लेती है। सुभाष शिर्के हमारे साथ हैं, वो करीबी से हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति को ऑब्जर्व करते रहे हैं। सुभाष जी, आपने देवेंद्र फडणवीस की शख्सियत को भी जाना होगा, वहाँ के बीजेपी के पूरे उसमें उनका क्या कद है, किस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को बनाया है। ऐसे में क्या फडणवीस का डिप्टी सीएम होना ये काडर के अंदर क्या कुछ मैसेज देगा कि भाई देखिए हम कितने बड़े दिल वाले हैं, हम कितने एडजस्टिंग हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो बात धीरेन्द्र ने कही कि जो नारे वहाँ लग रहे थे वो ज़मीन पर भी लगेंगे और ये नेचुरल हायरार्की जो है वो नहीं दिखेगी, तो टसल होते रहेंगे? मैं आपको बताऊं कि जब देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त उनके पीछे जो बीजेपी के नेता थे, जो उनके करीबी माने जाते हैं, उनके चेहरे अगर आपने देखे होंगे तो उनके चेहरे बिल्कुल एक तरह से उनका चेहरे जो थे वो उसमें हवाइयाँ उड़ रही थी। ये सारी जो चीज़ है, ये सारी जो चीज़ें की है वो देवेंद्र फडणवीस ने की है। उसमें सारा जो लॉजिस्टिक है उसकी प्लानिंग जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने की है। ऐसे में उनके समर्थक ये मान रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक से दिल्ली से एक मैसेज आता है और वो कहते हैं वहाँ पे कि मैं इस मंत्रिमंडल में नहीं रहूँगा। लेकिन उसके बाद भी उनके समर्थकों को लगता था कि वो रिमोट कंट्रोल रहेंगे, लेकिन जिस तरह से वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उससे कहीं ना कहीं उनका पब्लिक ह्यूमिलेशन उनके जो कार्यकर्ता है वो मान रहे हैं। जी एनके सिंह सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिन शिंदे ने उद्धव की नाक के नीचे से 40 विधायकों को अलग कर लिया और एक पूरा का पूरा मोर्चाबंदी कर ली और उसके बाद बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली, उन शिंदे पर बीजेपी कितना भरोसा कर सकती है कि वो उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल की तरह से चलेंगे, जहां हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसैनिक मराठा कार्ड सर्वोपरि हो जाता है कई बार। दरअसल शिंदे को बीजेपी पे भरोसा नहीं करना है, ये तो उनकी मजबूरी है। बीजेपी और वो जाएंगे कहाँ? अब बीजेपी के लिए ये है कि वो शिंदे पे कितना अपना ट्रस्ट करेगी, क्योंकि शिंदे को अब ये मजबूरी है कि बीजेपी के रहमो करम पे रहें। चूंकि चीफ मिनिस्टरशिप ली है तो उनको वही करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टरशिप लूज कर जाएंगे। और आप जानती हैं कि जो शिंदे का पूरा राइज है वो बहुत ही मीटियोरिक और बड़े ही सस्पेक्ट रहा है, तो लिहाजा शिंदे कभी भी बीजेपी से अलग होके कुछ करना चाहे ये पॉसिबल नहीं है, ये असंभव होगा। शिंदे को अब सिर्फ बीजेपी के साथ चलना, इसलिए जहां तक इनका सवाल है, जेपी नड्डा ने जो ये स्ट्रेटजी बनाई है वो बड़ी फुल प्रूफ है। वो शायद देवेंद्र फडणवीस को उस समय समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इस समय अगर वो रियलाइज करेंगे तो कौन कहेगा कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि पीछे जो सब कुछ होगा वो बीजेपी के कंट्रोल से ही होगा। और डिप्टी चीफ, आप बिहार का देख लीजिए, बिहार में नीतीश की सीटें बहुत कम है, बीजेपी ने पहले से करार किया था और बीजेपी ने दे दिया उनको, नीतीश चला रहे अच्छी तरह से। हाँ, बदमजगी होती है, यहाँ पे भी संभव है कि बदमजगी हो, कार्यकर्ता जैसे कि फडणवीस का जो इन्फ्लुएंस एरिया है उसके और इनके इन्फ्लुएंस एरिया में क्लैश हो, लेकिन शिंदे हमेशा वो क्लैश बचाएंगे और ये कोशिश करेंगे, क्योंकि अगला पड़ाव ये है कि शिवसेना का जो कमांड है वो इनके हाथ में हो, एक्चुअल कमांड। जो शिवसेना सैनिक है वो इनके साथ आ जाए, इसके लिए हार्डकोर हिंदुत्व को उनको आगे परसू करना होगा और काफी दूर तक ले जाना होगा, जो बीजेपी को अच्छा लगेगा। और बाकी पॉलिसीज का जहां तक सवाल है, बीजेपी वो डिसाइड करेगी, सब कुछ बीजेपी के हाथ में रहेगा। तो मेरे ख्याल से फडणवीस के लोगों को बहुत मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि टैक्टिकली अगर आप देखेंगी
तो इसका फायदा बीजेपी को 2024 में मिलने जा रहा है। बिल्कुल, नेचुरल अलायंस जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का जो था, सब लोग कहते थे कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो कोरोना आ गया, ये आ गया, सब लोग कहते थे बस इसीलिए बचा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से धीरेन्द्र जी ने ये बात की कि नेचुरल हायरार्की नहीं है, ये कितने दिन बिना टसल के चल पाती है। यहाँ पर एनके सिंह जी का मत है कि यहाँ पर नेचुरल हायरार्की भले ही ना हो, लेकिन नंबर गेम जिसके साथ है तो उसके रहमो करम पर शिंदे रहने वाले हैं और ज्यादा कुछ नहीं होगा छोटी मोटी टसल के। शैलेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने हुए, सबके बीच में ठीक है, बीजेपी की रणनीति को सलाम है। बीजेपी ने जिस तरह का चक्रव्यूह बुना, जिस तरह से इंटेल इनपुट का देवेंद्र फडणवीस ने इस्तेमाल किया, बल्कि सरकार में उद्धव थे, उनको कानों कान खबर नहीं हुई उनके साथ की बगावत इतने बड़े पैमाने पर होने जा रही है। लेकिन इस सब के बीच में उद्धव का भविष्य आपको क्या नजर आता है? लोगों ने कहा कि फेसबुक पर आप इस्तीफा देने वाले पहले सीएम बन रहे हैं, आपको जाना चाहिए था विधानसभा में, वहां पर संबोधन करना चाहिए था, उसके बाद इस्तीफा देना चाहिए था। ये तमाम तरह की बातें उन पर लगी कि आप तो बहुत ज्यादा बैकफुट पर आ रहे हैं, हार मान रहे हैं। क्या उद्धव इमोशनल कार्ड खेल के खुद को विक्टिम बनाकर शिव सैनिकों को अपने साथ रखने में कामयाब हो पाएंगे, जबकि विधायक उनके साथ नहीं और अब तो मी मराठा शिव सैनिक सीएम भी है? शैलेंद्र, सवाल है पिनाज, शैलेंद्र से पूछ रही थी धीरेन्द्र जी, शायद वो मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। ओके। अभिषेक, माफ कीजिएगा, अभिषेक पांडे हमारे साथ हैं। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिषेक, मैं जानना चाहूंगी यहाँ से उद्धव बिल्कुल आ रही है जी, उद्धव क्या आगे का भविष्य, क्या सिंपैथी कार्ड खेलकर बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे, जबकि मी मराठा और शिवसैनिक को ही सीएम पद दे दिया है? क्या पार्टी बचा पाएंगे, काडर बचा पाएंगे? बीएमसी के चुनाव सामने आ खड़े हुए हैं। देखिए पिनाज, इस पूरे मामले को इससे समझना होगा कि 2024 के पहले बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड खेला है। महाराष्ट्र के भीतर सियासत को अगर बहुत बारीकी से समझे तो महाराष्ट्र में दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा इस समय सेंटिमेंट है। पहला है मराठा कार्ड जो एकनाथ शिंदे हैं, दूसरा है बाला साहब ठाकरे की लीगेसी कौन आगे लेकर जाएगा। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे के स्मृति स्थल पर गए, जब वो शपथ ले रहे थे, शपथ लेते समय भी उन्होंने सबसे पहले बाला साहब ठाकरे का नाम लिया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिवसेना का असली हकदार वो एकनाथ शिंदे अपने आप को बता रहे हैं और उद्धव ठाकरे को इससे उलट बता रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मंत्रालय के भीतर पहुंचे हैं, कैबिनेट मीटिंग हो रही है। ये कैबिनेट मीटिंग, हालांकि किसी भी नई सरकार के लिए कैबिनेट मीटिंग पहली जरूरी होती है इसलिए हो रही है, लेकिन आज जिस तरीके से दिल्ली का सुबह फरमान आता है और देवेंद्र फडणवीस को हटाया जाता है, पहले उनसे कहा जाता है कि वो कुछ ना लें, बाद में उनसे जेपी नड्डा की